इंटरेस्टिंग लाइन यहां पर लिखी हुई है, इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 115BAC। ये वाली लाइन दोबारा से हमारे सामने आ गई है। इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड, मतलब यहाँ पे ऑप्टेड नॉट ऑप्टेड का जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है दोबारा से। यहाँ पर अगर आप देखें दोबारा से 115BAC सबसेक्शन 6। तो ये चीज है क्या, इस पर जरा क्लैरिटी लेते हैं। ये पूरा का पूरा मैं आपको समझा देता हूं। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने हमारे सीएम इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी हमारा रिलीज करा है टैक्सेशन के लिए, उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको हमने इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, वो हमने सीखा। ओके, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली हमारे एमटीपी में है। हालांकि एमटीपी में क्वेश्चन काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि हमें अपनी प्रिपरेशन का लेवल इससे ज्यादा रखना होगा। ओके, लेकिन दो तीन चीजें यहां पर काफी ज्यादा ध्यान देने वाली हैं लैंग्वेज को लेकर। उस लैंग्वेज में अगर हमारे एग्जाम में आए तो हमें क्या स्टेप लेना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आइए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला पार्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पेपर है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले वाला हमारा एमसीक्यूज है और दूसरे वाला ऑब्वियसली जिसमें हमें अपने लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। ओके, तो सेक्शन ए एमसीक्यू वाला पार्ट जरा शुरू करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज हर पॉइंट पर हमें देखने को मिलेगी उसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, यहां पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या होगा वो हम अभी देखेंगे, मैं आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मतलब एमसीक्यूज का पहले वाला क्वेश्चन। एन इंडिविजुअल हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000। 2,50,000 का उसका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो स्टैंड कर रहा है फॉर द असेसमेंट ईयर। Income under the head of salary is 14,000. What is his total income if he is paying tax under section? उसने आपकी जो सेक्शन 115BAC जो न्यू टैक्स रिजिम है उसको वो फॉलो कर रहा है। अब क्योंकि इसका हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो माइनस, मतलब यानी कि 2.5 लाख रुपए का लॉस है, इनकम नेगेटिव में है, और जो सैलरी है, सैलरी के केस में 14 लाख की उसकी इनकम है। अब नॉर्मली हम ये जानते हैं कि जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है वो 2 लाख रुपए तक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसको अगर मैं 14 लाख के साथ एडजस्ट करूं तो यहां पर मेरी टोटल इनकम यानी कि एसएससी की जो टोटल इनकम है वो 12 लाख आ जाती है। बट दैट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजिम ओनली। दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर एक इंडिविजुअल अपने लॉसेस को, अपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। ये एमसीक्यू बेसिकली इसी पॉइंट को लेकर है। इन शॉर्ट, यहां पर जो इसकी टैक्सेबल सैलरी होगी वो पूरी की पूरी 14 लाख की होगी। एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ओके, और उसमें लॉस होता है तो नॉर्मली हमने क्या देखा कि 2 लाख रुपए तक का लॉस हम एडजस्ट कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम जो नॉर्मल आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर होता था। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो वो आपका सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, और अगर अकोमोडेशन रेंटल है और उस केस में भी लॉस होता है तब तो वो किसी भी हेड के अंदर उसे एडजस्ट नहीं कर सकता। ये न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे केसेस ऑब्वियसली हमारे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें नहीं टकराते यूजुअली, बट यस एमसीक्यू के केस में एक आधा क्वेश्चन इस तरीके का जरूर आ सकता है। ओके, तो 14 पर हम जाएंगे कि यहां पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप क्लब नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, सिंपल है, आपका 35D में हम जानते हैं हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की जो डिडक्शन है वो मिलती है, लेकिन सारी की सारी एक बारी में नहीं मिलती है। ऑब्वियसली हम उसको 1/5 के पोर्शन में प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन यहां पर लिखी हुई है, इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 115BAC। ओके, ऐसी ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये आपके बेसिकली एमटीपी में बहुत जगह इस्तेमाल करी गई है। इसको अगर मैं आगे ले जाता हूं, ठीक है, मैं अभी थोड़ा आगे जा रहा हूं, मैं आपको ये मेन चीज बता देता हूं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में ये वाली लाइन दोबारा से हमारे सामने आ गई है,
इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड, मतलब यहां पे ऑप्टेड नॉट ऑप्टेड का जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है, और 115 BAC सबसेक्शन 6 यहां पे दे दिया। इसके अलावा दोबारा से यहां पर अगर आप देखें दोबारा से 115 BAC सबसेक्शन 6, तो ये चीज है क्या, इस पर जरा क्लैरिटी लेते हैं। ये पूरा का पूरा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मैंने यहां पर ये PDF जो है निकाल के रखी थी आप लोगों के लिए, और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो नोटिफिकेशन है वो है, ठीक है। आपका जो CBDT है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, उन्होंने ये बेसिकली आपका सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर की डेट अगर हम देखें तो 5 अप्रैल 2023। तो सर ये तो पुराना हो गया। तो पुराने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये लॉ का एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम पिछले प्रीवियस ईयर से लागू है, तो ये नोटिफिकेशन तभी आ गई थी। इसमें अगर आप देखें, ये देखिए सबसेक्शन 6 ये वाला, कुल मिलाकर अगर देखो, मैं आपको क्लासेस में नॉर्मली हमेशा कहता हूं जो लाइव सेशन होते हैं या मेन रिकॉर्डेड हैं, कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आए, अगर क्वेश्चन में आपकी टैक्स की नॉलेज को जज करने की बात की जाए, तो जो न्यू टैक्स रेजिम है हमारा, जो अब डिफॉल्ट स्कीम हो गई है, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर तो प्रोविजन रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तो टैक्स कैलकुलेट करने को मिलेगा ही क्या। ओके, लेकिन वहां पर इस साल से लागू हुआ है कि आपको एटलीस्ट पहले ये बताना होगा टैक्स डिपार्टमेंट को कि हम कौन सी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड को या न्यू को। ओके, लेकिन अगर आप नहीं बताते तो जो न्यू टैक्स रेजिम है 0 to 3 लाख 3 to 6 लाख वाला, वो डिफॉल्ट स्कीम माना जाएगा, आपको उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो उसकी क्लैरिटी जो है आप देखें सबसेक्शन 6 में ये लिखी हुई है, सेक्शन 115 BAC के, ध्यान से दीजिएगा। अगर ये लाइन क्लियर है तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा MTP क्लियर है। इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट the intimation would not be amount to exercise option in terms of subsection 6 of 115 BAC of the Act, and the person shall be required to do so separately in accordance with the provision of the subsection। समझ गए? कहने का मतलब यह है कि आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। एक है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम, बराबर, और यह है आपका न्यू टैक्स रिजीम। यह बेसिकली आपका डिफॉल्ट है। ओके, अगर आपने किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो यह वाला जो आपका स्लैब रेट है आपकी इनकम पर लागू होगा। तो इसका मतलब यह है ऑप्ट आउट, आप इस पे से यह बताना पड़ेगा ऑप्ट आउट। अगर आप ऑप्ट आउट करोगे, अगर आप बताओगे कि हम इसके सेक्शन के अंदर अपना टैक्स जो है जमा नहीं करना चाहते, टैक्स पे नहीं करना चाहते, तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो अगर लिखा हुआ है ऑप्ट आउट, तो इसका मतलब जो हमारे ओल्ड टैक्स रिजिम है 2 से 2.5 लाख वाले, ये लागू होंगे। अगर स्पेशली ऑप्ट लिखा हुआ है तो उस सिचुएशन में आपका माना जाएगा न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, क्लियर? अगर मतलब ऑप्ट करता है स्पेशली कि भाई मैं न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहता हूं, 115 BAC में रहना चाहता हूं, तो ठीक है। लेकिन अगर ऑप्ट आउटवर्ड आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन अपने ओल्ड टैक्स के हिसाब से ही करना है। ओके, हो मैं इस वाली ये जो अटैचमेंट है आपकी इस PDF की, वो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब मैं वापस आता हूं जो पेपर हम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर अभी MCQs पर हैं, हम थोड़ा आगे चले गए। ओके जी, हाँ, MCQs पर वापस आते हैं। तो आ जाओ भाई जी, यहां पर थे हम। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, अब लाइन को पढ़िए। ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन को उसने क्या करा है, सेलेक्ट करा है। ऑप्शन किस लिए दिया गया, ऑप्ट आउट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी स्कीम है वो नॉर्मल वाली है, या आप लिख लीजिए ओल्ड वाली है। और ओल्ड के हिसाब से हम जानते हैं सर, जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से 50,000 रुपए तक की जो डिडक्शन है सेक्शन 80 TTB में हमें मिलती है, प्रोवाइड होती है। बराबर, ये चीज क्लियर होगी? हाँ जी सर, ये डन है। उसके बाद एक सिंपल सा हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन हमें दिया गया। मिस मोनिका है, फॉरेन नेशनल है, वो हर साल 100 दिन जो है वो इंडिया रहने के लिए आती हैं। उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। हालांकि क्लियर है कि सर इसमें 1A तो सेटिस्फाई नहीं होगी, 1B सेटिस्फाई हो जाएगी। ये मेन हमारा मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है और मैंने अपनी क्लासेस में भी कराया है। NOR बेसिकली इसका आंसर आता है। ओके, ये आप सॉल्व करके भी देखिएगा। आगे अगर हम देखें, मिस्टर अमित हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एंड 1/4/2023 को उनकी जो पेंशन है
वो फिक्स हो जाती है 12,500 रुपये सैलरी हेड के अंदर। इफ ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन अवेलेबल अंडर, नॉट एक्सरसाइज मतलब क्या है, वो आपका ओल्ड में ही, सॉरी माफ कीजिएगा, जो न्यू टैक्स रिजिम है, जो डिफॉल्ट स्कीम है, उसी में ही अपना टैक्स पे करेगा। तो सिंपल 12,500 हमारा यहां पर आ जाता है। इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करा तो सर ये सिंपल सा 1.5 लाख हो गया, और स्टैंडर्ड डिडक्शन अब इसमें अलाउ हो गई है 50,000 की, तो 1 लाख रुपए आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला एग्रीकल्चर इनकम का सिंपल सा क्वेश्चन। तो कंटेंट इतना डिफिकल्ट नहीं दिया हुआ है, बस हाँ ये जो ऑप्ट आउट और नॉट टू ऑप्ट आउट एक्सरसाइज वाला जो पॉइंट था वो स्पेशली यहां पर हमें ध्यान रखना है। टी, रबड़, कॉफी एग्रीकल्चर इनकम में यूजुअली हम ये पढ़ते हैं। अब रबड़ के केस में अगर हम बात करें तो सर जो भी टोटल इनकम होती है उसका 35% बेसिकली बिजनेस इनकम माना जाता है, और 65% जो है वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। अच्छा, हमसे क्या पूछा है सर? एग्रीकल्चर इनकम पूछा है, तो 65% ऑफ द प्रॉफिट। ओके, ये पोर्शन हमारा यहाँ पे इनकम टैक्स का 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। और हम लास्ट क्लास में हमने यही देखा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो जीएसटी और इनकम टैक्स के मायने में थोड़ा अनइवन है हमारे एमटीपी में, पर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो पेपर जो आया है वो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द प्रोविजन सेक्शन 2 सबसेक्शन 107, वो कह रहे जी टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है। अब टैक्सेबल पर्सन वैसे होता तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन ही है, लेकिन अब स्पेशली सेक्शन मेंशन कर दिया तो उसमें लैंग्वेज जो है वो ये लिखी हुई है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड 24। ये बेसिक डेफिनेशन आपको एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए। ओके, एग्जेम्पशन की बात करें तो सर्विसेज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है वो एग्जेम्प्ट होती हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज जो हैं एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्जेम्पशन चैप्टर में मैंने बताया है कि कभी पढ़ने मत बैठना पूरा का पूरा कि हम सारी की सारी एग्जेम्पशन याद करेंगे, बस एक रीडिंग कभी कभार चलते चलते दे दीजिए, याद रहेगा ठीक है, अदरवाइज 1 या 2 मार्क्स का ही यूजुअली आपका एग्जेम्पशन आता है। ओके, उस पर इतना ज्यादा समय खराब मत करिएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दे दिया कि भाई अगर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लेवी करा जाए गुड्स एंड सर्विसेज पर तो क्या होगा। तो क्योंकि लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बोल दिया, कोई भी चीज, कोई भी टैक्स अगर लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, चाहे वो जीएसटी हो, एक्साइज हो, कस्टम हो, वो प्राइस बढ़ाता है। प्राइस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को आपका अफेक्ट करेगा। म्यूजिक कंपोजिशन हमारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो कंटेंट है पढ़ा तो सबसे पहले हम यही वाला पॉइंट पढ़ते हैं, सबसे पहला है, दूसरा तीसरा पॉइंट जो है। ओके ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर जो ये एमसीक्यूज का है दोस्तों हमारा 11th क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है, सारी बातें इसमें क्लियर नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन, उन्होंने 11,000 क्या नाम है 800 रुपए का जो बिल है वो पे करा। क्यों पे करा? मोटर कार इंश्योरेंस के लिए। ओके, उसमें जीएसटी इंक्लूसिव है, तो आप अगर 11,800 इंटू 18 डिवाइडेड बाय आपका 118 करेंगे तो मतलब कहने का मतलब 1,800 रुपए का जीएसटी आ जाएगा। वो हालांकि ऑप्शन में है नहीं, कंप्यूटेशन है सिंपल सी। सवाल ये है कि जो आईटीसी है वो क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सप्लायर क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है, या रेसिपिएंट क्लेम करेगा। अब यूजुअली क्या है कि यहां पर ये चीज मेंशन नहीं है कि जो मोटर कार है वो ब्लॉक्ड क्रेडिट वाली, यानी कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है ना, याद है कि नहीं है? जो हमने ब्लॉक्ड क्रेडिट पढ़ा है आईटीसी में वो इस सेक्शन के अंदर आता है। तो उसमें बता रखा है मोटर कार की स्पेसिफिक कैटेगरी है नंबर ऑफ पैसेंजर सीट्स के हिसाब से, उससे कम पे आपकी जो कार है वो ब्लॉक्ड क्रेडिट में आ जाएगी, मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, आप टूर एंड ट्रेवल में है या कैपेसिटी ज्यादा है तो मिलेगी। तो वो सब चीजें यहाँ मेंशन नहीं है। तो ऐसे केस में हम डिफॉल्ट मानेंगे कि बिजनेस यूज के लिए वो इस्तेमाल हो रही है प्रॉपर और क्वालिफाई है आईटीसी के लिए, और जो सप्लायर है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमारे श्री कृष्णन साहब हैं और तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनकी 90 लाख की सेल थी। इंटर आउटवर्ड आपका ये सब कुछ नहीं बताया, इंटर नहीं बताया। हेंस ही हैज ऑप्टेड टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन 10। अब जीएसटी अंडर सेक्शन 10 मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम को वो फॉलो करना चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा क्या बोला, ट्रेडर है, मतलब 1% टैक्स दे दूंगा पूरे के पूरी टर्नओवर पे। अब टर्नओवर की कहानी क्या है? टर्नओवर कह रही है कि इनकी पूरी टर्नओवर पूरे साल भर की, यहां पर ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुई है इंस्टीट्यूट से, तो इसको नंबर को सही कर लीजिएगा। ये 1 करोड़ 10 लाख है, ठीक है,
ऐसी गड़बड़ कर देता है इंस्टीट्यूट, तो कोई नहीं, बुरा नहीं मानते, हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए हम लेके चलेंगे, और जिसमें से वो कह रहा है कि जो गुड्स हैं वो आपके 1 करोड़ रुपए के हैं, और जो आपकी सर्विसेज है वो 10 लाख रुपए की है, बराबर। ठीक है, मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, यहां लिख लेता हूं ना। 1.1 CR है, उसमें से 1 करोड़ और 10 लाख रुपए है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये गुड्स हैं और ये हमारी सर्विसेज हैं। तो इनका टैक्स रेट क्या होगा जरा बताना है हमें। उसके हिसाब से ऑप्शन बहुत आसान दे दिए, इतने आसान नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि जीएसटी का रेट अगर 18% दिया है तो 18% के हिसाब से कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके देते। बहरहाल मैं मुद्दे पर आता हूं। सर, जो कंपोजिशन स्कीम है उसके 2 पार्ट हैं। सर्विसेज वाला 50 लाख का, जिसको हम प्रिजम्पटिव स्कीम भी कह देते हैं, कंपोजिशन स्कीम की प्रिजम्पटिव स्कीम, वो सर्विस खाली वो सर्विसेज के लिए है। लेकिन यहां पे भाई साहब गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स की कैटेगरी ठीक है, लेकिन इसने गुड्स के साथ सर्विसेज भी आपकी जो है वो प्रोवाइड कर दी। तो अगर आपको कंपोजिशन लेवी चैप्टर याद हो, हमने उसमें अच्छे तरीके से पढ़ा, अगर कोई एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहा है और वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, और उसने थोड़ी सी सर्विसेज प्रोवाइड करा दी कि चल यार, उसके गुड्स तो आ ही रहे थे, उसने किसी और को सर्विसेज पकड़ा दी कि चल मैं तेरा भी सामान ले आऊंगा, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे दी। अब ये थोड़ी बहुत सर्विसेज अगर ये बंदा अलग से दे देता है तो उसको स्कीम से कैंसिल थोड़ी ना कर देंगे। तो बहुत ही मतलब एक क्या नाम है, रिजिड कंडीशन हो जाएगी कि यार तुम किसी का छोटा मोटा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो भी नहीं कर सकते, एग्जाम्पल के तौर पे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर थोड़ी बहुत सर्विसेज दे रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ी बहुत कितनी है, दैट इज 10% ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। कितनी है, 10%। तो जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है उसकी दोस्तों अगर मैं 10% निकालूं तो 11 लाख रुपए बनता है। तो 11 लाख रुपए बनता है कि नहीं बनता? हाँ जी सर, 11 लाख रुपए बनता है। तो 11 लाख के अंदर 10 लाख रुपए की सर्विसेज उसने दी है, तो विद इन द लिमिट है। कॉम्पोजिशन लेवी इसकी किसी भी प्रकार के रिस्क में नहीं आएगी। 1% टैक्स देकर तो खुश होता रहे, ये अपना टैक्स सरकार को जमा करा दियो, बराबर। हाँ जी सर, ठीक है। चलो, इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B में ऑटो पॉपुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका कस्टम होमवर्क में देखता हूं, कस्टम आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सेक्शन बी पर मूव कर रहा हूं। आइए सेक्शन बी पर 1 बाय 1 चलें। हालांकि जो ऑप्शन वाली स्कीम मैंने आपको बताई है, ऑप्ट आउट और नॉट टू ऑप्ट आउट वाली, उससे आपके काफी मसले यहां पे सॉल्व हो जाएंगे। खैर बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, और इनकम टैक्स का दायरा ज्यादा है और बाकी का जीएसटी का कम है, इसको तो हमने पहले भी डिस्कस करा था। मिस्टर रूपांकर रॉय इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ के जा रहे हो सर, बिल्कुल क्लियर है, हमें 1B नहीं देखनी, सॉरी हमें, हाँ एग्जैक्टली 1B नहीं देखनी, सिर्फ 1A देखनी है। कब गए? 1 अक्टूबर 2023 को। आए कब? माफ कीजिएगा 30 मार्च को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 30, 31, 30, 31, 31, 30 और जस्ट ओनली 1। तो ये कितना हुआ? 6। और ये कितना हुआ आपका? ये भी 6। तो ये 180 तो यही हो गया। तो 184 डेज हो जाते हैं दोस्तों। कितने हो जाते हैं? 184 डेज। अक्टूबर 1 को ये भाई साहब गए हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर मैंने पूरा का पूरा अक्टूबर, जिस दिन को जा रहे हैं उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो ये भाई साहब बन गए हमारे OR। क्या बन गए? OR बन गए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए। तो एक तरह से हर चीज पे भैया इनको टैक्स देना पड़ेगा। सैलरी कमाई है यूएसए में, वहीं पे क्रेडिट हुई, तो ये 3B वाला केस है, इस पर भी टैक्स देना पड़ता है। ओके, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इंडिया में, तो इंडिया में है तो सीधी सी बात है, इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आया। आइए दोस्तों, उसके बाद सैलरी वंस अगेन वेरी सिंपल। अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन HRA वगैरह नहीं दिया, तो इसमें कोई मुश्किल वाली चीज थी ही नहीं। आप यहाँ पे इंटू 12 करेंगे, डियरनेस अलाउंस इंटू 12 हो जाएगा आपका। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। दोनों 14% जो है सैलरी में आपका कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो ही बोले तो मतलब एसएससी, उसका कंट्रीब्यूशन तो 80C की डिडक्शन में जाएगा। डिडक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो इसका मतलब मैं ओल्ड तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ओल्ड रिजिम से। ओके, मालिक जो है वो 14% कर रहा है, तो 12% से सर क्रॉस कर रहा है, 12% से क्रॉस कर रहा है, तो 2% पे टैक्स लगा देंगे। सो 2% ऑफ, ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी हो जाती है सर? 7,20,000। ओके, 7,20,000 प्लस डीए कितना? 20,000, तो 2,40,000।
2,40,000। ठीक है, सही करी मैंने कंप्यूटेशन। हाँ जी, बस इसका जो आएगा अमाउंट वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये 12 था, जल्दी जल्दी में 2 रह गया। ऐसे ही इंटरेस्ट क्रेडिटेड 11% पे, सर 9.5 तक माफ है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कितना हो गया 1.5% एक्स्ट्रा करा है, तो 12,500 11% पे मिला, जितना एक्स्ट्रा उसको यहां लिख देते हैं, टैक्सेबल अमाउंट आ गया, खत्म। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर्सनल था, कितने का? 20,000 रुपए का, पूरे साल भर का। एना में ध्यान रखिएगा, इंटू 12 मत कर देना। 5,000 खुद पे करा, लेकिन मालिक से 15,000 पे करवा दिया, तो जो मालिक ने पे करा, सीधी सी बात है, वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कार वाला केस बिल्कुल सिंपल है, 1800 के हिसाब से इंटू 12 करेंगे ऑब्वियसली। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका, जो पे करा है किसने? एम्प्लॉयर ने पे करा। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर पे करता है कौन? एम्प्लॉयर, तो वो टैक्सेबल होता है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता तो वो टैक्सेबल नहीं होता, बराबर, ये टैक्सेबल होगा। ओके, और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय, ये भी ऑब्वियसली 24,000 रुपए आपका टैक्सेबल होगा। हाँ, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज यहां पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पर जब आप टोटल करेंगे और ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, मुझसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा है, तो मैं नेट सैलरी निकालूंगा। ओके, यहां पे आपकी ग्रॉस सैलरी जब आप अमाउंट लिखोगे तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करिएगा, और उसमें से प्रोफेशनल टैक्स जो है, ऊपर आपने प्रोफेशनल टैक्स ऐड करा होगा एज अ मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम द मालिक साहब, लेकिन पे तो हुआ है ना, तो उसकी 2400 रुपए की डिडक्शन देना मत भूलिएगा ऑब्वियसली। तो ये चीज का ध्यान रखना आपको। डन? हाँ जी सर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, वही ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन वाला। ओके, अब ध्यान दीजिए, मृणाल ठाकुर है, 2 घर है इनके पास, दोनों घर की इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी है, लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है मेरा, उसमें तो क्लियर हो गया कि जो एनएवी है, नेट एनुअल वैल्यू, मेरी नील होने वाली है, बराबर। और दूसरी तरफ जो ये वाला घर है, इसको भी अगर मैं सीधा सीधा करूं तो म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इसके आधार पर 15 लाख आ रही है। एनुअल रेंट रिसीव्ड 12 लाख है, तो जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 15 लाख हो गई। ओके, और कुछ वैकेंसी वाला केस है ही नहीं। म्युनिसिपल टैक्स पे करे हैं 1,20,000, आइए उसको पे कर देते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ नहीं होता, ये म्युनिसिपल टैक्स हमारा चला गया, तो इट कम्स टू 1380, दैट इज व्हाट आपका नेट एनुअल वैल्यू, और फिर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना। मुद्दा है उससे आगे का, ये तो सिंपल पार्ट हो गया। इंटरेस्ट जो है, जो 75,000 रुपए का ले रखा है हाउस वन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, 75,000 रुपए का हाउस वन का इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है, आगे नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, और यहां पर भी वही लाइन आ रही है। मिस्टर ठाकुर बोरो 10 लाख रुपए 12% के हिसाब से फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह 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 फॉर हाउस टू। ओके, इस डेट पर लिया था, इस डेट पर उन्होंने रीपे करा है, कंस्ट्रक्शन इस डेट पर कंप्लीट हो गई थी, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला सब कुछ दे दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वन वाज कंप्लीटेड, पहले की बता रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इफ मिसेस ठाकुर, असेसमेंट ईयर वगैरह वगैरह, इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर ऑप्शन गिवन अस अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6। नॉट ऑप्ट आउट का मतलब क्या है? आपको ऑप्शन दिया गया है, डिफॉल्ट स्कीम के प्रोविजन के हिसाब से आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप वहां से निकल सकते हो और ओल्ड में अपना टैक्स जमा करा सकते हो, बराबर। लेकिन इसने वो ऑप्ट आउट नहीं करा विद इमीडिएट इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो न्यू टैक्स रिजिम है, NTR या ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, ATR, जो भी आप कह रहे हैं, वो इनकी स्कीम मानी जाएगी, उसके तहत ये टैक्स देंगे, और उसके तहत आपका अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलती, ये वाली कंप्यूटेशन नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। नॉट ऑप्ट आउट लिखा हुआ है, नॉट ऑप्ट आउट, इसका मतलब उन्होंने वो प्रोविजन का फायदा नहीं उठाया। ठीक है, ये मैं, आप लैंग्वेज पढ़िएगा, मैं PDF डालूंगा उस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की, बराबर समझ आ गई। तो कोई कैलकुलेशन नहीं हुई इस पार्ट से, अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ,
भले ही ये ओल्ड स्कीम के तहत है, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम के तहत है, जो ये वाला 75,000 है, ये वाला 75,000 है, इसकी मिलेगी, इस वाले 75,000 की मिलेगी। अगर घर लेट आउट होता है तो आप इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बराबर? हाँ जी सर, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर हमें दिया गया है, ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन निकालने का, बड़ी आसानी से प्लीज आप इसको कर सकते हैं। ही हैज ऑप्टेड फॉर ऑप्शन गिवन अंडर सेक्शन, मतलब ये ओल्ड टैक्स रिजिम से बोल रहा है कि मैं ओल्ड टैक्स रिजिम से अपना टैक्स भरूंगा। ओके, तो कैसे करेंगे आप? डब्ल्यूडीवी सर मुझे 10 लाख रुपए दे रखी है, 10 लाख। न्यू मशीनरी मैंने खरीदी, मशीनरी मैंने खरीदी, 14 लाख रुपए ऐड कर दिया। मशीनरी जो बेची वो मैंने लेस कर दिया, तो 23 लाख हो गया। अब मैंने जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करा, बराबर। अब इसमें जो ये वाली मशीन है, ये वाली, ये 180 दिनों से कम यूज हुई है, 4 लाख वाली, तो रेट नहीं बता रखा है 15%, तो 4 लाख का 15% और उसका आधा कर देना, ठीक है। तो इसे पूरा लिखना पड़ेगा भाई, 15L निकाल लीजिएगा आप जो भी है। तो अगर मैं 4 लाख का 15% निकालूं तो 60,000 और उसका आधा यानी कि 30,000 रुपए, 30,000 रुपए इसका हो जाता है। और ऑब्वियसली 19 लाख पर पूरा 15% लगा दीजिएगा, ठीक है, बराबर। जो कंप्यूटेशन होगी साफ साफ कर लीजिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूं पूरा पॉइंट। हाँ, अब यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि न्यू मशीनरी है, न्यू मशीनरी है। 10 लाख पर पूरा 20% दीजिएगा, और जो 4 लाख है, जो 4 लाख है उस पर बाकी 10% दीजिएगा। तो आपकी जो टोटल डेप्रिसिएशन एंड नेट रिटर्न डाउन वैल्यू क्लोजिंग की डेट की आ जाएगी, ठीक है, सिंपल तरीके से जैसे कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट थिंग इज अगर दोस्तों यहां पर लिखा होता ना, मान लीजिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ही हैज नॉट ऑप्टेड, तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम लग जाता, और ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम लगने पर दोस्तों एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो अगर कोई ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम या डिफॉल्ट स्कीम के अंदर अपना टैक्स देगा तो उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर हमारा क्या नाम है, कैपिटल गेन का। वंस अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सारा डाटा आपको इजीली दे रखा है। यहां पे डिबेंचर है, गोल्ड है, बिल्डिंग है। गोल्ड की बात करें, अच्छा दूसरी चीज, हाँ इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल प्रोसीड, डेट ऑफ एक्विजिशन, सारी की सारी डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 के बाद है, सारी की सारी। तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये वेस्ट हो गई, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, कभी कंपेयर करने बैठ जाओ 9 लाख है और इस डेट पे क्या है, पहले डेट ऑफ एक्विजिशन देखिए। ओके, गोल्ड का आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे, बिल्डिंग का नॉर्मल सॉल्व करेंगे, इंडेक्सेशन का रूल अप्लाई करेंगे। हाँ, डिबेंचर पे इंडेक्सेशन मत देना, डिबेंचर के केस में आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन, वंस अगेन बिल्कुल इजी। 11 लाख रुपए का डिविडेंड मिला, टैक्सेबल होगा, डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन डिविडेंड में से हम एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं अगर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ खर्चा करा है तो। वो खर्चा सिर्फ एक ही अलाउड है सेक्शन 57 में, कौन से वाला सर? इंटरेस्ट का। कौन सा? सिर्फ इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कितना है यहां पे जो उसने पे करा इन्वेस्टमेंट के लिए? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख माइनस कर दो सर? नहीं, आप 220 माइनस करेंगे, 2,20,000। मैक्सिमम 20% टोटल डिविडेंड का जो आपका है, मैक्सिमम 20% का अलाउड है। अगर 2 लाख रुपए होता तो मैं 2 ही माइनस करता, 1.5 होता तो मैं 1.5 ही माइनस करता, लेकिन ये कह रहा है 20% से ज्यादा, तो वो नहीं होगा, 20% तक अलाउड होगा, बाकी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते। तो ये आ जाएगा आपका जो भी अमाउंट है। फैमिली पेंशन 14,000 की है तो 14,000 इंटू 12 कर लीजिएगा, और जो भी अमाउंट आएगा उसमें से डिडक्शन कितनी देनी है सर? 1/3 होती है, 1/3 तो बहुत ज्यादा आएगी, अप टू द मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपए, ये कर दीजिएगा, दैट्स इट। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, 35,000 रुपए, उसमें से 35,000 रुपए में से 20,000 रुपए का तो रेंट चला गया, एक्सपेंसेस तो माइनस करोगे ना, जो एक्चुअल रेंट है जो आपने एक्चुअल ओनर को पे करा है, और बाकी 7500 रुपए अदर एक्सपेंसेस हैं, तो उन्हें माइनस करके जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी नेट इनकम। ओके, नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अंडर दिस क्वेश्चन इज दिस, लॉटरी रिसीव्ड।
तो लॉटरी कितनी लिखोगे आप? 50,000 लिखेंगे। अरे सर ये कैसे आया 50,000 रुपए? देखो लॉटरी इनकम 35,000 रुपए, अगर खाली इतना लिखा होता तो मैं एक बारी को 35,000 लिख भी सकता था, वो गलत नहीं था, उसको लिख सकते हैं। लेकिन स्पेशली लिखा हुआ है लॉटरी इनकम रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब हाथ में। आपको मालूम होगा जब भी आपकी लॉटरी की कोई भी इनकम होती है, लॉटरी की कोई भी इनकम होगी, तो उसका जो भी अमाउंट है 100 रुपए मान लीजिए, मैंने ज्यूम कर लिया, ओके, उसमें से जो 30% का, हम जानते हैं लॉटरी पर सर 30% टैक्स लगता है, तो वो 30% टैक्स भी ये नहीं कि बाद में जमा कराता है एसएससी, वो टीडीएस के रूप में इमीडिएटली कट के 70 रुपए हाथ में रिसीव होते हैं। ओके, तो अगर कहें कि ग्रॉस इनकम कितनी, तो वो आपका 100 रुपए, आपको इनकम में ग्रॉस ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेट है उसको पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या, हमारा 35,000 रुपए, ये 35,000 रुपए जो है बेसिकली क्या नाम है 30% का टैक्स कट के मिले होंगे, 30% का टैक्स जो है कट के मिले होंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर, ये 70% हो गई। तो 35,000 का 100 डिवाइडेड बाय 70 आप करेंगे तो पूरा 50,000 रुपये आ जाएगा। तो आप जब लिखोगे फॉर्मेट में, तो लॉटरी ब्रैकेट में ग्रॉस रिसीट वो आप लिखोगे 50,000 रुपये। ठीक है, चलिए जी, बेहतरीन। आगे ये आपका ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल आसानी से इसको करिएगा, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सारे पॉइंट सीधे के सीधे हैं, क्योंकि इसमें लिखा गया है ही हैज ऑप्टेड फॉर, ऑप्टेड बोल दिया, इसका मतलब किस में चला गया, ओल्ड में। और अगर ओल्ड में चला गया है ना, तो ओल्ड में अगर चला गया है हाँ, तो यहां पे अगर जब आप इसको क्लब करोगे, पहले तो इंट्रा हाउस ही एडजस्टमेंट करोगे, अपने ही घर में एडजस्टमेंट करोगे, तो 2,25,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, 1.5, 3, 75, कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 2 लाख रुपए। कितना एडजस्ट कर सकते हैं सर, 2 लाख रुपए, दैट्स द लिमिट, बराबर। तो ये 2 लाख रुपए सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं लिखा होता ना नीचे, तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते थे, अगर वो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में या डिफॉल्ट स्कीम में होता। ओके, सो दैट्स द ओनली पॉइंट। लेकिन उसने ऑप्ट आउट बोल दिया, तो आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरी तरफ अगर हम देखें डिडक्शन का क्वेश्चन, ये भी दोस्तों बहुत आसान है। इसमें 80G वाले प्रोविजन आप लगाइएगा। पॉलिटिकल पार्टी और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D वाला, ये ऑब्वियसली आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं सर, 25,000 रुपए की लिमिट है। एज तो नहीं दे रखी ना, 32 दे रखी है, तो 25,000 रुपए की लिमिट है। जीएसटी पे आते हैं। जीएसटी के पहला क्वेश्चन थ्योरी है, 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन दोनों देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन इसका मुझे लग रहा है, वैसे लैंग्वेज के हिसाब से पता चल रहा है प्रिंटिंग एरर तो नहीं है, बट फिर क्वेश्चन मतलब कोई लॉजिक नहीं बना। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये, और एक लाइन में खत्म हो रहा है। कैसे हो रहा है, मणिपुर जी के हैं मिस्टर लामा जी, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, कॉम्पोजिशन लेवी के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए मेरी टर्नओवर एलिजिबल है या नहीं है, दरअसल क्वेश्चन में ये पूछा गया है। लेकिन जो सबसे पहले वाला पार्ट अगर आप पढ़ो दोस्तों, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई, बिल्कुल ठीक है 75 लाख की करी, लेकिन यहां पर सबसे पहली लाइन में लिख दिया 10 लाख रुपए उनकी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो कंपोजिशन स्कीम लेवी, कंपोजिशन लेवी जो है, माफ कीजिएगा, कंपोजिशन स्कीम जो उसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो पहली लाइन में दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें प्रेजेंटेशन क्या है एमटीपी के सॉल्यूशन का हमें इंतजार करना पड़ेगा, पर यहां पे बात नहीं बनी, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं रहा। एंड उसके बाद भी बाकी चीजें जो हैं वो दे रखी हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। और हाँ, एक लाइन क्या लिखी हुई है, फर्दर ही एश्योर। अब एश्योरेंस के बेस पे थोड़ी ना चलता है, उसने पहले बोल दिया, मैंने उसने पहले डेटा में दिखा दिया कि इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है, हाँ जी हो रही है, बराबर हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं अगले साल नहीं करूंगा, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो कॉम्पोजिशन स्कीम का प्रोविजन पहली लाइन में खत्म हो गया। बाकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, अगर हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो और एमटीपी में क्लियर आए सॉल्यूशन में, तो देखते हैं, मुझे चांसेस ऐसे कम लग रहे हैं उसके। अच्छा जी, अगले वाला क्वेश्चन ट्रिप्स के हिसाब से आप करेंगे, ट्रिप्स के हिसाब से करेंगे। ट्रिप्स याद है ना, क्लास में करवाया था, टैक्स RIPS, हमारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए, पेनल्टीज हो गई, सब्सिडीज हो गई, हमारे आपका टैक्सेस हो गए, और बाकी जो आपके रेसिपेंट के तरफ से करने वाले खर्चे, ये सारे के सारे हमने लिस्ट बना रखी है। तो आइए इसको देख लेते हैं। लिस्ट प्राइस कितना, 20 लाख, ठीक है। टैक्स हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, ठीक है।
टैक्स लिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी जुड़ेगा, ठीक है जी, जुड़ेगा। जीएसटी वगैरह नहीं जुड़ता, बाकी सब टैक्सेस जुड़ने हैं। जीएसटी ये चार्ज हुआ गुड्स पे तो इनको साइड रखेंगे, इनको नहीं जोड़ना, टैक्स तो हम नेट बाद में निकालेंगे। पैकिंग चार्जेस अलग से लगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इसको जोड़ेंगे। मुद्दा है नीचे का, रास लिमिटेड रिसीव, जो भी है रस रास जो भी कह रहे हैं, 80,000 रुपए की सब्सिडी इनको एक एनजीओ से मिली। तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी होती है, सिर्फ वही आप माइनस कर सकते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई से, प्राइस से, टैक्स बचाने के लिए ना माइनस कर सकते हो। लेकिन इस तरह की अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ये 80,000 रुपए क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ 20 लाख ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। मतलब भैया ऐसा है, ये जो अमाउंट है आपका वो ये होगा, दैट्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई। भाई सब्सिडी हम क्यों माइनस कर रहे हैं, ताकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कम आए, हमें टैक्स कम देना पड़े। तो सब्सिडी अगर सरकार ने दी है, स्टेट या सेंट्रल, उनकी माइनस कर लोगे, किसी एनजीओ वगैरह की नहीं करोगे। ओके, एंड 2% का बाद में कुछ डिस्काउंट बता रहा था, वो माइनस कर सकते हैं, वो माइनस करेंगे तो नेट हमारा आ ही गया आंसर। ये लीजिए, हमारा यहाँ पे 20 लाख था, 20 लाख पर आपका 80,000 रुपए ये आपने ऐड करे, ठीक है, क्योंकि वो हमने एडजस्ट कर लिए थे। अगर एडजस्ट नहीं करे होते तो इग्नोर कर दिया जाता फिर इसको, ठीक है। और फिर ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस नहीं 20,000 रुपए के, और फिर ये 2 लाख रुपए के आपके टैक्सेस हो गए, बराबर है ना। हाँ, डिस्काउंट्स माइनस होते हैं तो डिस्काउंट में माइनस कर देता हूं। 2% बोला है लिस्ट प्राइस पर, तो 40,000 रुपए। ये लीजिए जी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी, उस पर आप टैक्स लगाएंगे जो भी लगेगा। परसेंटेज नहीं दी गई, लेकिन आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है तो ये अमाउंट आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। खत्म, ये भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 जीएसटी निकालने का अच्छा तरीका है, पूछा गया आपसे। आपको इंटरस्टेट सप्लाई दे दी 2 लाख रुपए, ठीक है। यहां पे कुछ अलग से बताया गया, क्या बताया गया है कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ 1000 पैकेट ऑफ डिटर्जेंट, जो 400 रुपए का ईच है, along with the plastic bucket with ₹100 each, with each packet कहने अब रेट ऑफ जीएसटी डिटर्जेंट पर 18 है, डिटर्जेंट पर 18 है, और प्लास्टिक बकेट जो 28 है। अब हुआ क्या है, हमने डिटर्जेंट के जो 400 रुपए का है उसके हिसाब से सप्लाई करी, और साथ में एक बास्केट भी दे दी जिसकी कीमत 100 रुपए है। तो कहने का मतलब वो 100 रुपए डिटर्जेंट में इंक्लूडिव है, क्योंकि अलॉन्ग विद लिखा हुआ है। ओके, सो व्हाट इज योर एक्चुअल सप्लाई? सर 1000 × 400 4 लाख रुपए हो जाती है। ओके, नाउ सर 2 कमोडिटी हैं, तो हमें समझना होगा ये कंपोजिट है या फिर ये आपका मिक्स्ड है। सर अगर हम बाल्टी को, डिटर्जेंट को अलग अलग बेचें तो दोनों के दोनों बिक सकते हैं, इसका मतलब मिक्स सप्लाई हो गई, और मिक्स में जो ज्यादा रेट वाला है वो एप्लीकेबल होगा, तो इस पर 28% का जीएसटी लागू हो जाता है इस वाले ट्रांजैक्शन पर। ओके, बाकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं, कुछ 1 लाख रुपए की वो दी है। ये वाली इनवर्ड सप्लाई है, नीचे जो बता रखा है, ये सामान खरीदा गया है वगैरह वगैरह जो भी है। इसमें से 40,000 रुपए के जो इनवॉइसेस हैं वो मिसिंग हैं, तो सेक्शन 16 में हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, लीगल प्रूफ नहीं है, तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ओके, बस कैपेसिटी है 20 पैसेंजर वाली, इंप्लॉइज को लाने ले जाने के लिए, तो कैपेसिटी क्रॉस कर रही है 13, तो कितना 1 लाख आ गया, दैट इज ऑल्सो क्वालिफाई। ये इनके ओपनिंग बैलेंस दे दिए हैं, किसके हैं हमें ये ओपनिंग बैलेंस? आईटीसी के, ठीक है, आईटीसी के आपके बैलेंसेस दे रखे हैं। क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट बना ही देता हूं पूरा का पूरा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, नीचे इंफॉर्मेशन है, रेट्स की बता दी, ऑल फिगर्स वगैरह हैं वगैरह वगैरह। आपको नेट जीएसटी पेबल जो है इनका निकालना है। आइए निकाल देते हैं सर, ये तो सिंपल सा है, कर देंगे इसको हम। पहले आउटपुट जीएसटी निकाल लीजिए, पहले इन वाले ट्रांजैक्शन पे आउटपुट जीएसटी निकाल दीजिए। ये इंटर है, ये इंट्रा है, ये भी इंट्रा है। ओके, तो तीनों लिखना पड़ेगा सर हमें, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, बराबर। हाँ जी सर, हो गया। तो पहले आउटपुट लिख लेते हैं। आउटपुट ट्रांजैक्शन 1 पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट नीचे बता रखा था 18%, तो 36,000 रुपए यहां पे लिख दिया आपने, बराबर 36,000 रुपए। दूसरी ट्रांजैक्शन पर अब क्योंकि ये इंट्रा है, विद इन द स्टेट है 28%, तो हमारा 14% लगेगा।
अब 4 लाख का पहले 28% निकाल लेता हूं मैं। 1,12,000 रुपए आ रहा है, 56,000 रुपए, 56 यहां पर हो गया और 56 यहां पर हो गया, बराबर। ओके, तीसरी ट्रांजैक्शन भी इंट्रा बोली है, ऊपर वाली भी इंट्रा थी, ये भी इंट्रा है, तो 18% था रेट, तो 9,000 रुपए हो गया, बराबर दोस्तों। हाँ जी सर, तो टोटल ये 65 है, ये भी 65 है, ये 36,000 रुपए है, बराबर। अब आईटीसी देख लेते हैं। आईटीसी जो ओपनिंग पड़ा हुआ था मेरे पास, ओपनिंग का टेबल कहां गया भैया, इसको ऊपर ही कर लें थोड़ा सा। हाँ, ओपनिंग मेरे पास पड़ा हुआ था 10,10,80, 10,000, 10,000 और 10,000, नहीं 80,000, ठीक है, ये ओपनिंग था। ओके, इसके बाद ये वाली ट्रांजैक्शन थी, परचेज की पहली ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए की हुई है, दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इस पे हमने आईजीएसटी पे करा होगा 18% ही बोला है नॉर्मल रेट, उसके बाद तो ये हो जाता है 18,000 रुपए, है ना जी। और उसके बाद आपका अगली वाली ट्रांजैक्शन ये इंट्रा है 1 लाख की, तो 9,000 रुपए आ गया, ठीक है। अरे ये अगली लाइन में लिखना था, मैंने यहीं पे लिख दिया, तो 1 और 2 एक साथ हो जाएगा। ओके, तो टोटल मेरे पास ये 19 हो जाता है, ये मेरे पास 19 हो जाता है, और ये मेरे पास काफी ज्यादा 98 हो जाता है, ठीक है। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। अब यहां पर इसमें से ए है, अरे ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी करने पर अगर मैं देखूं सारा का सारा आईटीसी सीजीएसटी का अक्यूमुलेट हो रहा है आसानी से, 46 जुड़कर माइनस हो रहा है, अक्यूमुलेट होकर माइनस हो रहा है 46, ये भी 46 है ना जी। यहां पर 36 माइनस करा तो मेरे ख्याल से 62, 98 माइनस 36, हाँ 62। अब एडजस्टमेंट कर लीजिए, 46 सारा का सारा यहां से माइनस कर लो, बराबर बराबर कर लो, कहीं से भी कर लो। मैं यहां पे मान लीजिए मैं सीजीएसटी पहले सारा का सारा एडजस्ट कर रहा हूं, तो यहां पे आईजीएसटी की एडजस्टमेंट आप कर दीजिए 46 की, पूरा का पूरा, इसकी 0 आएगी, अरे बाप रे 0 हो जाएगी, और बाकी जो रिमेनिंग रह गया, कितना रह गया हमारा 62,000 में से अगर हम देखें 16,000 रुपए है ना, 16,000 रुपए यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो द अमाउंट इज, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए का एसजीएसटी मेरे को पे करना है, इसके अलावा और कुछ पे नहीं करना है। ये एडजस्टमेंट भी लो दोस्तों इसकी होगी, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, सीधा सीधा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कस्टम वाले होमवर्क में दिए, देखते हैं कस्टम वाला आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कि इसमें कोई अपनी प्रिपरेशन वगैरह चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये ओवरव्यू, मेन चीज यहां पे अगर हम देखें तो 2 चीजें हमें याद रखनी है, लेवल थोड़ा बढ़ाना है हमें इसके मुकाबले, एंड जो मेन हमारा था वो ऑप्ट आउट और नॉट टू ऑप्ट आउट वाला पॉइंट हमें समझना चाहिए था। उसकी जो क्या ना पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर।